तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो जब तक हार कर आखिरकार तुम लोग घर बैठ ही गए होगे, तो आपको एक सरप्राइज दे दो, जो कि है डेरिक वाली सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखा, तो जाकर उसे पहले देख लो, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच व्लॉग पर इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। चैनल का लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप फ्यूचर में व्लॉग्स को देखना चाहते हो। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक सरप्राइज बताया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। बाकी लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेरिक जंगल से बाहर आ रहा था, क्योंकि जो फाइट उसने एसिटिक घूल के साथ लड़ी थी, तो उसको वो बड़ी ही मुश्किल से जीता है। यहाँ तक कि उसने अपने आर्मर को भी डैमेज कर दिया। मगर ये सबसे बड़ा मसला नहीं था। बड़ा मसला उस डंजन को क्लियर करना था, जो कि 100 लेवल पर था। जो ही वो जंगल से बाहर निकला, तो वो रैबिट उसके सामने खड़ा था। अब डेरिक उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों का साथ बस यही तक ही था। मगर ये रैबिट उसका इंतजार कर रहा था, या फिर चिंतित था, या फिर ये इसको मारने के लिए रुका था। और जो ही डेरिक उससे पूछने लगा, तो वो उस पर हमला कर देता है। मतलब कि वो वाकई में डेरिक को मारना चाहता है। डेरिक उसको पकड़ तो लेता है और बाद में उसे धमकी देता है कि वैसे भी वो एक ऐसे मॉन्स्टर को ले जाना चाहता है जिससे टॉमी का सिस्टम अवेकन हो। तो अगर वो रैबिट की हरकतों में सुधार नहीं देखेगा, तो वो उसे ही ले जाएगा। जो कि सुन रैबिट की फट के हाथ में आ जाती है। मगर खैर वो अब रैबिट को इजाजत देता है कि जब तक वो जंगल में है, तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। मगर विलेज में वो उसको जाने इसलिए नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी आदतों से मजबूर है। क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विलेज के हर एक बंदे में एक बड़ा सा छेद हो। और वो पागल खरगोश को कहता है कि चलो अब चलते हैं। मगर अब डेरिक जब सोचने लगा कि इसको वो बार बार पागल खरगोश या फिर मर्डरर खरगोश बुला रहा है, तो इससे अच्छा वो एक नाम ही सोच ले। ये आइडिया यहाँ तक उस रैबिट को भी समझ में आता है, और वो इससे बड़ा ही खुश हो जाता है। और इस नाम सोचने वाले टास्क को वो इतना सीरियसली ले लेता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। और जो भी नाम उसके जहन में आता है, तो वो क्यूट सा होता है। मगर जब वो उस रैबिट की हरकतों की ओर देखता है, और वो जैसे ही बाकी मॉन्स्टर को खाता है, तो लगता नहीं कि एक क्यूट सा नाम इसको जजने वाला है। उल्टा डेरिक को ही डर लगने लगता है कि ये रैबिट ये किस मिट्टी का बना हुआ है। क्योंकि जैसे उसका एपिटाइट है, एपिटाइट मतलब जितना वो दिन में खाता है, तो अगर इसी तरह ही चलता रहा, तो जंगल में कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा। और जितना इस मर्डरस रैबिट का लेवल है, तो लगता नहीं कि जंगल का हर एक मॉन्स्टर इसको चैलेंज करेगा। अब आखिरकार डेरिक नाम सोच लेता है, जो कि था सिल्वी। तो आपको क्या लगता है कि इस मर्डरस बनी का सिल्वी नाम रखकर डेरिक को एक अवार्ड मिलना चाहिए, या फिर उसको लाते और घूसे पड़ने चाहिए? कमेंट में राय अपनी जरूर बताना। और अब सब चीजों को निपटाने के बाद लास्ट टास्क बचता है, वो है टॉमी के लिए एक जानवर ढूंढना, जिससे वो अपना सिस्टम अवेकन कर पाए। जिसके बाद वो एक और हफ्ता उस जंगल में गुजारता है, और सिल्वी की मदद से वो एक 50 लेवल की गिलहरी को पकड़ लेता है। अब वक्त आ चुका है कि सिल्वी और डेरिक अपने अपने रास्ते चले। डेरिक चाहता तो वो सिल्वी को अपने साथ विलेज ले जाता, लेकिन जिस तरह उसकी हरकतें हैं, तो कोई भी उसे अपने घर ले जाने से 50 बारी सोचेगा, क्योंकि ये पागल खरगोश हर एक बंदे में छेद करने के लिए तैयार है। अब इससे याद आया कि क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि इस तरह के रैबिट को अपना एक पेट बनाना चाहता है? और जैसा डेरिक सिल्वी से एक्सपेक्ट करता है कि ये अपनी आदतों से मजबूर है, तो लास्ट टाइम अगेन वो डेरिक पर हमला कर देता है। मगर सिल्वी का पर्पस डेरिक को मारना नहीं, बल्कि उस गिलहरी को मारना था, क्योंकि उसे लगा कि इसी चीज की वजह से डेरिक उसको अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। और आखिरी का मोमेंट सिल्वी खराब कर डेरिक का मूड पूरी तरह से खराब कर देती है, और डेरिक गुस्से में उसको 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चलने लगता है, क्योंकि उसने आखिरी का मोमेंट ही बिगाड़ डाला। इस टाइम लोग आपस में गले मिलते हैं, रोते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खरगोश तो उसमें छेद करने के लिए तैयार है। अब आखिरकार डेरिक विलेज में आ जाता है, और विलेज में आते ही गार्ड उससे रुकने का कहता है। तो डेरिक कहने लगा कि विलेज में उसने डेरिक का नाम तो सुना ही होगा, इतना तो उसे खुद पर यकीन है, बस वो काम से गया था और अब वो वापस आ गया है। मगर औरा फार्मिंग करता हुआ डेरिक ये भी कहता है कि गेट खोलने की जरूरत नहीं, और वो ऊपर छलांग मार के उस गार्ड तक पहुंच जाता है। और वो जब गिरने वाला था, तो उसे पकड़कर बचाते हुए डेरिक उससे कहता है कि बड़ा ही अच्छा हेयर कट है, तुम्हारा कौन सा नाई है? गार्ड भी डेरिक की एजिलिटी को देखकर हैरान हुआ, और वो बस उसे थैंक यू कहता है और उसे जाने देता है। और विलेज में आते ही जब वो टॉमी का नाम लेता है, तो टॉमी तो बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह मालिक की आवाज सुनकर बाहर
बाहर आ जाता है। सिर्फ वो नहीं बल्कि ब्रांडी भी वहाँ पर होती है। वो तो सीधा अनजान बंदे पर कूद जाती है, वो भी अपना बैलेंस संभालने के लिए। दोनों डेरिक के सामने आते ही अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे ब्रांडी ने अपने स्किल्स पर अपग्रेड करने का काम किया, लेकिन अब उसके पास कोई भी खाल नहीं बची। और थॉमस कहता है कि उसके दादाजी एक मेंढक लेकर आए थे, लेकिन मेंढक को रिजेक्ट करके उसने डेरिक का वेट करना चाहा, क्योंकि उससे उसकी ऑरा कम हो जाती अगर वो मेंढक को मारकर अपना सिस्टम अवेकन करता। मगर इसके अलावा उसने अपनी हेयर कट पर बहुत ज्यादा काम किया है और विलेज के बहुत सारे लोगों का हेयर कट उसने ही खुद किया है। दोनों की इतनी ज्यादा चपड़ चपड़ सुनकर वो दोनों का मुंह बंद करवाता है और अब पहले ब्रांडी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खाल लेकर आया हूँ, बस तुमने वादा ये करना है कि अपनी लेदरिंग वर्क को लेवल 10 तक लेकर जाना है, उसके बाद तुम्हारे लिए मैं खुद एक क्लास चूज करूंगा। और टॉमी से वो कहता है कि जाने से पहले उसने कुछ कहा था, तो अगर उसने वो डिसाइड कर लिया है तो गेट के बाहर मिले, वो भी कल को, क्योंकि उसके लिए डेरिक ने एक स्पेशल सा सरप्राइज तैयार रखा है। दोनों को डील मंजूर होती है और वो जो कैंची की तरह मुंह दोनों चला रहे थे तो अब वो रोक देते हैं। इससे डेरिक को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। मगर दोनों को ये तोहफे के बारे में बताकर वो तभी वो उनको देगा जब वो यहाँ पर विलेज में एक टैवरन के बारे में उसे बताएंगे। और अगले सीन में वो टैवरन पर ही सीधा आता है, वो भी आराम करने से पहले। वो कहता है कि सोने से भी ज्यादा अगर वो किसी चीज को पसंद करता है तो वो बियर है। डेरिक खुशी में आंखें बंद करके चलता है और वो सामने एक अनजान आदमी के साथ टकराता है। वो सॉरी तो बोला, लेकिन अब हमें पता चला कि ये वही मास्क पहना हुआ बंदा है जो कि विलेज में डेरिक को लेकर ही आया था। और डेरिक की एनर्जी को महसूस करने के बाद वो उससे कहने लगा, तुमसे ये वॉइड बीस्ट की ऑरा क्यों आ रही है? लगता है तुम वही हो जिसको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब डेरिक उस बंदे से पूछने लगता है कि आखिर तू है कौन? तो वो बंदा बड़ा ही अजीब तरीके से बात कर रहा था कि तुम वही चीज हो जिसका मैं पीछा करके यहाँ पर आया हूँ। डेरिक कंफ्यूज होकर बोला, चीज? अरे भाई मैं इंसान हूँ, अंधे हो क्या? तो वो बंदा कहने लगा कि अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे अंदर से वॉइड की परछाई क्यों आ रही है? तो अब डेरिक के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इसकी बैंड बजा दो या फिर इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर वो दूसरे ऑप्शन को चुनता है तो पता नहीं शायद ये नोबल हो सकता है और विलेज के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकता है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो सिंपली जवाब देता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वॉइड आखिर किस चीज की और किस बला का नाम है। वो बंदा समझ गया कि डेरिक यहाँ पर झूठ बोल रहा है, जबकि डेरिक कंफर्म करवाता हुआ बोला कि अगर वो झूठ बोल भी रहा है तो वो क्या कर लेगा। वो बंदा ज्यादा तो कुछ करता नहीं, लेकिन जैसे डेरिक चीजों को आइडेंटिफाई करता है वो भी लेवल जानने के लिए, तो ये बंदा भी सेम करता है। जितना कॉन्फिडेंटली वो कहता है कि आइडेंटिफाई, तो उतना ही उसका ऑरा माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि एरर आ जाता है, और जब भी एरर आता है तो इसका मतलब ओपोनेंट का लेवल इतना ज्यादा है कि वो आइडेंटिफिकेशन फेल हो गई है। और अब जब डेरिक उससे कहता है कि क्या मैं बियर बाय कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर खड़े खड़े बहुत थकावट फील हो रही है, तो शर्मिंदगी से वो बंदा हाँ बोल देता है। काउंटर पर आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन उसे देना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब इस टाउन में वो एक हीरो जैसा है। वो बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि उसका नाम बार्ट है। डेरिक बियर मंगवाता है और इसकी कीमत जो होती है वो 2 कॉपर कॉइन्स होती है। डेरिक के पास फिलहाल तो पैसा नहीं होता, बल्कि वो उसको खाल देता है जो कि एक हाई क्वालिटी की खाल होती है। वो इतनी वैल्यूएबल खाल थी कि वो काउंटर वाला बार्ट कहता है कि इससे तो वो रूम भी बुक करवा सकता है, जो कि डेरिक को एक अच्छा आइडिया भी लगता है, क्योंकि रहने के पास उसके लिए कोई जगह नहीं थी। कि तभी पीछे से मेलोरी आ जाती है। वो डेरिक को इनवाइट करने के लिए आई है क्योंकि वो स्टू भी बना रही है, और साथ में ये ब्रांडी की रिक्वेस्ट है कि जब तक डेरिक यहाँ पर विलेज में है तो वो उनके साथ रहने के लिए आ जाए। ये दरअसल वो एहसान का बदला एहसान से चुका रही है, क्योंकि जो मटेरियल्स डेरिक ने ब्रांडी को दिए थे वो भी हाई क्वालिटी के, तो उसी का ही वो कर्ज चुका रही है। जब दोनों घर की ओर रवाना होते हैं तो मेलोरी पूछती है कि वो हंटर तुमसे क्या चाहता था। डेरिक समझ गया कि मेलोरी ने वो सब कुछ देख लिया है, तो वो कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अब मेलोरी उस हंटर को जानती है क्योंकि वो क्राउन एजेंसी के लिए काम करता है। इंटरेस्टेड होकर डेरिक बोला कि क्राउन किंग के लिए काम करते हैं क्या? तो मेलोरी से मालूम पड़ता है कि क्राउन दरअसल एक ऐसी एजेंसी है जो कि किंग और किंगडम दोनों के लिए काम नहीं करती। क्राउन एक बिजनेस है जो कि फूड बिजनेस चलाता है, जिनकी ओनर स्टेला है। मगर साथ में वो ये भी कहती है कि इनको कम मत आंकना अगर तुमने रेस्टोरेंट का नाम सुना है। क्राउन में खाने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को होती है जो कि मेंबर्स होते हैं। क्राउन की मेंबरशिप लेना ऐसा है जैसे जन्नत का टिकट मिल गया हो। किंगडम के सबसे पावरफुल लोग ही वहाँ पर खाना खा सकते हैं, और जो उनकी सबसे बेस्ट डेलिकेसी होती है तो वो है एक वॉइड बीस्ट, जो कि वॉइड बीस्ट को लोग खाते हैं। ये सुनकर वो बियर डेरिक की अटक जाती है और वो बोला कि
कि वॉइड बीस्ट को आखिर कौन ही खाना चाहेगा। तो मिलोरी कहती है कि ये दरअसल एक वियर्ड वे है वो भी खुद को लेवल अप करने का, लेकिन वॉइड बीस्ट बहुत ही रेयर होते हैं जैसे कि उसे पता है। और साथ में मिलोरी ये भी कहती है कि अगर कोई उनको एक वॉइड बीस्ट गिफ्ट करता है तो गारंटीड है कि क्राउन की मेंबरशिप उसको मिल ही जाएगी। तो डेरिक कहता है कि ये तो बड़ा ही आसान हुआ, वो एक छोटा सा वॉइड बीस्ट पकड़कर क्राउन की मेंबरशिप भी हासिल कर सकता है अगर किसी को चाहिए तो। मगर मिलोरी उसका ये पॉइंट क्लियर करते हुए बोली कि वॉइड बीस्ट दरअसल एक लेजेंड्स जैसे होते हैं, जैसे कि उसको पता है। और ये कहती हुई उसको अपने हस्बैंड और अपने विलेज को खोने की याद आ जाती है। तो मायूस होकर वो कहती है कि हाँ तुम समझ ही गए होगे कि इनको ढूंढना और पकड़ना आम बंदे की बस की बात नहीं, क्योंकि ये पूरे एक टाउन को तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगला सीन घर पर जाता है जहाँ पर डेरिक स्टू पीने के बाद मिलोरी की कुकिंग की तारीफ करता है। लेवल 9 की कुकिंग इतनी बढ़िया थी ये तो डेरिक को कभी पता नहीं था। साथ में दादाजी भी कहते हैं कि ये कुकिंग बहुत ही बढ़िया है, उसकी वाइफ से भी बढ़िया। तो दादी माँ छुरी उसके सामने पॉइंट आउट करती हुई बोली, अगला शब्द बोला तो अगले डिनर में हम तुमको ही खाएंगे। डर के मारे दादाजी अपने कहे हुए अल्फाज वापस ले लेता है। देखा दोस्तों, वैसे वाइफ होना तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हर एक लड़का चाहता होगा कि उसकी एक प्यारी सी बीवी हो। तो प्यार के साथ ये आफतें भी आती हैं। बीवी प्यारी लेकिन खतरनाक तो होती ही होती है। एक बीवी की पावर इतनी होती है कि वो एक सिग्मा बॉय को पूकी में बदल सकती है। अच्छा, तो अब टॉमी के चेहरे पर हम एंटिसिपेशन को देखते हैं कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है। डेरिक उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो चीज लेकर आया तो है, लेकिन उसकी ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी। टॉमी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जैसे ही पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि अगर ना बोला तो उनको पता है कि टॉमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएगा। जितना वो इस चीज को लेकर खुश है तो वो उसकी खुशी को उदासी में तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। इजाजत मिलने पर टॉमी बड़ा ही झूम उठा, मगर एक और कंडीशन डेरिक कहता है कि जब तक वो पानी को गर्म नहीं करेगा तो तब तक वो उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। अब डेरिक बच्चे का फायदा उठाता है और टॉमी विदाउट हेजिटेशन कहता है कि मैं पानी को गर्म करके आया। डाइनिंग टेबल पर दादी माँ और दादाजी और मिलोरी हंस पड़ते हैं। वो भी ये देखकर कि टॉमी जैसा लड़का इतना मजबूर हो सकता है, वो भी उस चीज को हासिल करने के लिए जिसके लिए उसने बहुत वेट करा है। तभी साइड से ब्रैंडी आती है और वो डेरिक को एक लॉकेट गिफ्ट करती है, वो भी उन बहुत सारी लेदर्स को देने के बदले। और एडिशनली वो ये भी कहती है कि फादर को खोने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ट्रैक से वो हट चुकी है, लेकिन डेरिक के आने के बाद वो दोबारा से ट्रैक पर काम करने लगी है। तो उसके लिए भी, क्योंकि उसने दुख में अपना लाइफ पर्पस बिल्कुल भी नहीं खोया। डेरिक लॉकेट को एक्सेप्ट कर लेता है और डाइनिंग टेबल पर सब लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ और वो बोला, मैं हमेशा से कहता था कि मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद ही अकेला रहना चाहता हूँ। ये बात तो मुझे समझ में आ गई है कि वॉइड ने मेरी खुशी छीन ली थी और इन लोगों के कारण मुझे अपनी खुशी दोबारा मिल गई है। तो थैंक यू सो मच। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि टॉमी को पीठ पर बैठाता हुआ डेरिक बड़ी ही तेजी से एक जगह पर आता है, मगर वो इतनी स्पीड से आता है कि टॉमी की चीखें निकलती हैं और वो कहने लगा, भाई बस मुझको लैंड करा दे, लेकर दिए भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं मादा चूल हूँ जो इसमें आया हूँ। अरे पाँव करो, क्या बोला मैं? अरे यार मुझको बस लैंड करा दे भाई तू। भाई तू जगह पर पहुंचने के बाद टॉमी जो कि अपने हालत में नहीं था, तो वो सिस्टम अवेकनिंग के बारे में सोचकर दोबारा से होश में आ जाता है। अब डेरिक उसके सामने थैली को रखता हुआ उसे एक शार्पेस्ट डैगर देता है, जिससे वो लेवल 50 का मॉन्स्टर भी एक झटके में मर जाता है। जो कि देखकर अब डेरिक जब उससे पूछने लगा कि उसे कैसा फील हो रहा है, तो हैरानियत टॉमी को इस बात की हो रही थी कि वो तो अभी अभी अवेकन हुआ है, अगर उसने लेवल 50 के मॉन्स्टर को कैसे मार डाला, दिस इज इम्पॉसिबल। तो अगर ये सारा का सारा क्रेडिट डेरिक किसी को देना चाहता है तो वो ब्लैक स्मिथ को देगा। जो डैगर उसने टॉमी के हाथों दिया था वो भी इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, तो वो एक ऐसा स्मिथ ने बनाया है जिसने ये स्टोरेज की भी उसके लिए बनाई है, और उसके पास जितने भी वेपन्स हैं तो ये सबसे उसमें शार्पेस्ट है। अब बात मेन मुद्दे पर आती है। डेरिक टॉमी से कहता है कि जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम ग्रो करना चाहते हो और वो भी वाकई में, तो तुम्हें अपनी विलेज की सेफ्टी को अकेला छोड़ना होगा। जिसका जवाब टॉमी हाँ में कहता है, क्योंकि वो ग्रो वाकई में करना चाहता है। तो अब टॉमी को इस तरह प्रपोजल देने का वजह भी वो बताता है। दरअसल डेरिक बहुत सालों से अकेला ग्रो करता है और उसके साथ कोई साथी नहीं था। बजाय कि वो ऐरे गैरे को उठाता तो टॉमी ही सही कैंडिडेट उसको मिला है, और डेरिक के साथ रहकर टॉमी को वो ये भी बताता है कि वो बहुत कुछ सीख लेगा। तो वो एडवेंचर पर टॉमी को इनवाइट करता है। टॉमी बच्चों की तरह पागल होने लगता है, जैसे कि कोई उसे लॉलीपॉप दे रहा हो। मगर अब सवाल ये करता है कि आखिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये आइडिया कैसा लगेगा। अपनी तरफ से तो
तो वो क्लियर कर लेता है कि हाँ वो उसके साथ जाएगा, इसमें कोई बुरी चीज उसे नहीं दिख रही। तो 50% कंफर्मेशन सुनने के बाद डेरिक उससे कहता है कि जब वो उसके साथ एडवेंचर पर जाएगा तो वो अपने लाइफ के कुछ सीक्रेट्स टॉमी को बताएगा जो कि किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। टॉमी कहता है कि उन सीक्रेट्स को वो मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगा, जो कि कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिक था, लेकिन डेरिक कहता है कि काम चला लूंगा। अब बारी आती है दूसरे कंडीशन की कि उसको एक लेजी कैंडिडेट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो उसकी हर एक बात को सुनने का है। जो भी डेरिक कहेगा तो टॉमी को उसको करना होगा। टॉमी हेसिटेट होता हुआ हाँ में जवाब तो देता है, तो डेरिक उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कोई बुरा काम तुमसे बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। तीनों कंडीशंस टॉमी एक्सेप्ट करके बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल पर चलने के लिए तैयार हूँ, और डेरिक टॉमी का टीम में स्वागत करता है। थोड़ी देर के बाद जब सीन उन पर जाता है तो अब टॉमी के पास 3 पॉइंट्स आ गए थे। डेरिक पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का बोलता है, और पहला वो मेडिटेशन में 1 पॉइंट लगाए और दूसरा आइडेंटिफिकेशन में। टॉमी बिना सवाल करते हुए कर लेता है। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर कि ये कैसी एबिलिटीज को वो अपग्रेड कर रहा है, तो डेरिक इस एबिलिटी को अपग्रेड करने का भी रीजन बताता है। आइडेंटिफिकेशन लेवल हाई जाएगा तो कोई भी उसका लेवल नहीं देख पाएगा, और दूसरा मेडिटेशन से वो बहुत जल्दी खुद को हील कर सकता है, यहाँ तक के फाइट के बीच में भी। ये बातें उसको बिल्कुल भी हजम नहीं होती, और टॉमी कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग है, मगर डेरिक उससे कहता है कि ये तो शुरुआत है बच्चे, थोड़ा सा रुको। मगर अब वो फ्यूचर में कौन सी क्लास लेना चाहता है और उसकी ड्रीम एबिलिटी क्या है, तो टॉमी कहता है कि उसे इतना फास्ट बनना है कि लोगों को पता भी ना चले कि वो उनके साथ कब गुजरा और कहां से निकला। तो जो आखिरी तीसरा पॉइंट होता है तो डेरिक उसको लाइट वेपन मास्टरी पर लगाने का कहता है, जो कि वो कर देता है। अब आखिर के जो भी सिस्टम के पॉइंट्स रहते हैं तो वो इंड्योरेंस और वाइटैलिटी पर लगाने का कहता है, क्योंकि ये उसके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। इसी के साथ डेरिक भागने लगता है। टॉमी बोला कि कहां जा रहे हो, तो डेरिक से मालूम हुआ कि ये एक रेस है कि घर कौन पहले पहुंचेगा। टॉमी पीछे से आवाज देता है कि ये तो सरासर चीटिंग है, क्योंकि उसने बताया भी नहीं और रेस चालू भी हो गई है। कुछ देर के बाद वो घर पहुंच जाते हैं। डेरिक डाइनिंग टेबल की ओर बैठा हुआ था और टॉमी जमीन पर लेटा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर जो बात चल रही थी तो उसको सुनकर डेरिक कहता है कि ये मौत को बुलावे देना जैसा है। तो रेना उससे कहती है कि वो तो सिल्वर टीम है, उनको भला डंजन को क्लियर करने में क्या ही मुश्किल होगी। तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि उस डंजन को क्लियर करने के लिए एक टीम रेना ने बुलाई थी, जो कि सिल्वर टीम थी। लेकिन जब डेरिक से मालूम पड़ता है कि उस डंजन का लेवल 100 है, तो चीफ लियोन कहता है कि उनको गोल्ड टीम चाहिए। तो दादाजी को पता है कि गोल्ड टीम तो डंजन क्लियर करने की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, और न ही उनके पास इतना बजट है। अब डेरिक रिचर्ड, जो कि दादाजी का नाम है, उससे बोलता है कि उनके पास मैप तो एक जरूर होगा। दादाजी टॉमी को मैप लाने का कहता है, और अब दादाजी मैप को डेरिक को समझाते हैं कि आखिर उनका विलेज कहाँ पर है। मैप पर एक अनयूजुअल एक्स का साइन भी था, जो कि इस बात का अंदेशा देता है कि वहाँ पर वो डंजन्स हैं जिसके बारे में रेना की विलेज जानती है। तो जब डेरिक कैलकुलेशन लगाता है कि लेवल 100 का डंजन कहाँ पर है, तो वो कुछ ड्रॉ करने से पहले रिचर्ड से परमिशन लेता है। तब ही वो उस लास्ट डंजन की लोकेशन को पिन आउट करता है। अब जबकि ये चीज हो गया तो अब डेरिक रेना से कहती है कि उसका लेवल 31 क्यों है। रेना शर्मा जाती और कहती है कि तुमने कब आइडेंटिफिकेशन उस पर इस्तेमाल की। मगर रेना बाद में समझाती है कि उसे पता है कि चीफ विलेज के लिए ये लेवल बहुत छोटा है, मगर उसकी जो एबिलिटी है तो वो रेयर है, इसलिए ग्रो करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स को वो मारती है तो एक्सपीरियंस पॉइंट ना के बराबर होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये फेस करती है कि यहाँ पर स्मिथ्स जो भी वेपन बनाते हैं तो वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं। उसकी मुश्किल को समझकर डेरिक उसको एक वेपन दे देता है, और अब देने की वजह ये थी क्योंकि वो रेना को भी ट्रेनिंग पर बुलाता है, और वो सोल्ड तब ही वो रेना को देगा जब वो एक्सेप्ट करेगी कि वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगी। मगर रेना, जो कि वेपन की क्वालिटी को देखकर बड़ी ही हैरान हुई, और वो बोली कि ऐसे कैसे वो रेना को अपना वेपन दे सकता है। मगर बाद में वो एक्साइटेड होकर बोली कि हाँ क्यों नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग होने की बारी आती है तो रेना किसी से पीछे नहीं हटती। तो अब जबकि ये डिसाइड हो गया है तो अब टॉमी और रेना कल सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड आएंगे। जबकि अगले सीन में हम वॉलेंस को देखते हैं। वो अपने बाप से गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि उसे रीइंफोर्समेंट चाहिए। उसका बाप मना करता है क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट का क्या करेगा, एक ऐसे विलेज को बुली करेगा जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है। तो वॉलेंस कहता है कि नहीं, वहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, उसको सबक सिखाना चाहता है। जिस पर उसका फादर गुस्सा होकर बोला कि फैमिली का नाम मिट्टी में और मत मिलाओ। अब वॉलेंस चिल्लाता हुआ बोला कि वो उनकी बात को कभी क्यों नहीं सुनते। तो वो गुस्सा होकर बोले कि अगर उस जैसा नालायक औलाद किसी को भी मिलेगा तो वो तो ऐसा करेंगे ही, और वो वॉलेंस को इस मैटर को खुद सॉल्व करने का कहता है और वहाँ से दफा करता है। वॉलेंस को रफा दफा करने के बाद वॉलेंस चुपचाप बाहर की ओर बढ़ता हुआ कहता है कि ठीक है,
अगर उनको सबक सिखाने की बारी आती है और फादत ने मदद करने से इनकार कर दिया है और खुद कुछ करने का कहा है तो वो ऐसा ही करेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि डेरिक रेना को ट्रेनिंग दे रहा था, मगर ट्रेनिंग देने का जो तरीका था तो उसे पीछे से टॉमी देखकर बड़ा ही डर गया और वो अब खुद को क्वेश्चन करने लगा कि क्या उसे डेरिक के साथ एडवेंचर पर जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो क्रेजी है। दरअसल बात कुछ यूं थी कि डेरिक ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था सिवाय एक चड्डी के, और वो रेना से कहता है कि वो अटैक करे। वो देखना चाहता है कि रेना के अटैक के पीछे कितनी फोर्स है। रेना अटैक करने के लिए तो मान जाती है, लेकिन अपने मन ही मन वो कहती है कि वो होल्ड बैक जरूर करेगी। जब अटैक डेरिक को लगता है तो डेरिक की स्किन को वो तक नहीं फाड़ पाती, और पीछे दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुए कि ये बंदा संकी के साथ साथ इतना ज्यादा पावरफुल है कि रेना जो कि चीफ की विलेज है और उनकी एबिलिटी रेयर है वो भी इसको चोट नहीं पहुंचाई। मगर रेना के अटैक से डेरिक समझ जाता है कि रेना होल्ड बैक कर रही थी, तो नेक्स्ट टाइम वो इस तरह करने से मना करता है, जो कि सुनकर रेना समझ जाती है कि अब होल्ड बैक करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि इस बंदे पर अटैक काम नहीं करने वाले। और कुल 10 मिनट के बाद हमने रेना को अपने घुटने के बल देखा, जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी थी, और उसी स्टेट में डेरिक उससे कहता है कि मेडिटेशन का इस्तेमाल करो जब तक तुम रिकवर ना हो। और अब टॉमी की बारी होती है। टॉमी को सबसे पहले वेपन चूज करना होगा कि वो किस टाइप का वेपन चूज करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक ऐसा वेपन उठाए जिससे वो उसे मार सकता है। मारने के वर्ड से ही टॉमी डर जाता है, लेकिन जब डेरिक ने बताया कि रेना का अटैक भी काम नहीं कर पाया तो वो क्या ही उखाड़ लेगा, तो अब टॉमी बाद में एक डैगर उठाता है और सीधा उस पर हल्ला बोल देता है। अटैक के रिजल्ट में पता चला कि वो अटैक मिस कर देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। टॉमी उससे सॉरी तो कहता है, लेकिन डेरिक ने बोला कि सॉरी नहीं बल्कि तुम्हें अच्छा करना होगा। दोबारा उसने ट्राई किया तो दोबारा ही वो मिस कर देता है, और अब डेरिक थक हार कर टॉमी से कहता है कि एक दूसरा वेपन उठा लो, मगर टॉमी इंसिस्ट करता है कि उसे डैगर ही यूज करना है। तो अब वो उसको तीसरे रूल की याद दहानी करवाता है कि जो भी डेरिक कहेगा तो टॉमी को उसे मानना पड़ेगा। और इसी तरह ही कुछ दिन ट्रेनिंग्स में ही गुजर जाते हैं। रेना में वो बहुत ज्यादा बदलाव पाता है। पहली बार जब उसने रेना का अटैक खाया था तो वो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब जाकर वो थोड़ा बहुत रिजल्ट देख रहा है। और थॉमस में उसने एक बात नोटिस की कि डैगर के अलावा वो बाकी वेपन्स को अच्छे से संभाल सकता है। ट्रेनिंग के प्रोसेस में डेरिक हमेशा फॉरेस्ट में जाता था और ब्रेंडी के लिए बहुत सारे एनिमल्स के खाल जमा करता था, और जब रात होती तो वो तीनों घर की ओर रवाना हो जाते। एक दिन हमने देखा कि रिचर्ड डेरिक को समझाता है कि बच्चा थोड़ा सा बावड़ा है, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। वो डैगर को इस्तेमाल करने का इंसिस्ट इसलिए ही कर रहा है क्योंकि उसके फादर डैगर को ही यूज करते थे, और वो अपने फादर की तरह बनना चाहता है, इसलिए तो वो बाकी वेपन से सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होती है वो डैगर को देता है। अब वो दिन आखिरकार आ गया कि अब क्लास चूज करने की बारी आई। डेरिक बोला कि उस एबिलिटी को चूज करना जो कि सबसे ज्यादा बेटर हो, ना कि जो सिर्फ कूल ही साउंड करती हो। एडिशनली अगर उसको कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और डेरिक अपनी क्लास को चूज करने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड होता है। जो ही उसने सिस्टम खोला तो कुछ सेकंड्स के बाद ही वो क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। डेरिक बड़ा ही शॉक हो गया और उसने बोला कि इसने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो उसकी एबिलिटी को देख कर कि वो कैसे डैगर को घुमा फिरा रहा है तो उसको समझ में आ गई कि इसने अपने फादर की एबिलिटी चूज की है, जो कि रोग क्लास है। ये एक अनकॉमन क्लास है, लेकिन टॉमी को बड़ी ही खुशी होती है क्योंकि ये क्लास सेम टू सेम उसके फादर जैसी थी। इस बात से टॉमी तो खुश होता है, लेकिन डेरिक बिल्कुल भी नहीं होता। वो माथा पकड़कर उससे पूछता है कि इसके अलावा और कुछ अच्छी एबिलिटी उसको नहीं दिखी क्या। तो टॉमी कहता है कि वहाँ पर कुछ रेयर एबिलिटीज भी थी, लेकिन उसे यही चाहिए थी क्योंकि उसे अपने डैड की तरह कूल बनना है। मगर यहाँ पर डेरिक रहम ना दिखाते हुए उससे बोलता है, अगर तुम्हारे डैड कूल होते तो वो आज तक जिंदा होते। तुम बेवकूफी कैसे कर सकते हो? देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद है क्या? नहीं ना, तो तुम्हें भी अपने डैड की तरह मरना है क्या? तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी थॉमस। थॉमस इसका रियल नेम है और टॉमी इसका निकनेम है, ठीक है। डेरिक उससे बोलता है कि अगर वो अपनी ही मर्जी करेगा तो वो खुद के सीक्रेट्स उसके साथ कैसे शेयर कर सकता है। वो उसको एक अच्छा कैंडिडेट समझ रहा था, लेकिन आखिरकार वो है तो एक बच्चा, इसलिए वो बोला कि इस हरकत से उसको नहीं लगता कि टॉमी पर वो विश्वास कर सकता है। टॉमी एकदम से रो पड़ता है और पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मगर डेरिक ना रहम दिखाता हुआ बोला, गिड़गिड़ाने का अब कोई फायदा नहीं, तुमने मेरी बात को सुना नहीं, राय भी नहीं ली, और बस जो दिल चाह रहा था वो तुमने किया, तो मैं आखिर तुम पर कैसे भरोसा करूं, तुम खुद ही सोचो। तो अब थॉमस गिड़गिड़ाता हुआ, जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो वो सिस्टम की कसम खाता है कि वो दोबारा इस तरह हरकत कभी भी नहीं करेगा, और रही बात उसकी सीक्रेट्स की तो वो किसी को भी नहीं बताएगा। इससे सिस्टम एक अचानक से अर्जेंट
नोटिफिकेशन उन दोनों को दिखाता है जो कि एक प्रॉमिस की ओथ थी। थॉमस ने सिस्टम की कसम खाई है, तो अगर इस कसम को वो तोड़ देता है तो जितनी भी क्लास एबिलिटीज उसे सिस्टम के थ्रू मिली है तो वो सब छीन ली जाएगी। डेरेक को समझ में आ गया कि ये इतना ज्यादा डेस्परेट है और इस बात को थॉमस एग्रीड भी करता है कि वो हाँ डेस्परेट है, वो डेरेक के साथ जाना चाहता है, वो उसको फॉलो करना चाहता है और उसके नक्श कदम पर चलना चाहता है। तो डेरेक आखिर में उसको चांस देकर बोला कि चलो ठीक है, आखिरी बार तुम पर भरोसा करके, उम्मीद है तुम इस भरोसे को तोड़ोगे नहीं, वरना मैं तुम्हें घर तो आसानी से लेकर आ ही सकता हूँ। आज के लिए जितना भी सेशन था वो खत्म हुआ और डेरेक जाते ही उससे कहने लगा कि कल सुबह यही सेम स्पॉट पर आना और हम देखेंगे कि सिस्टम की ओथ कितने काम आ सकती है और उनको कुछ दिनों में निकलना है, तो इससे पहले कुछ काम समेटना है। इसके बाद अगला सीन दोबारा वॉलेंस पर जाता है जो कि कैरेज में बाकी नोबल्स के साथ आ रहा था। अब नोबल्स होंगे और कंप्लेन नहीं होंगे क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही गंदी स्मेल होती है। उन तीनों को इस तरह कंप्लेन करता हुआ देखकर डेरेक उन पर गुस्सा करता हुआ बोला कि क्या वो थोड़ी देर के लिए अपना बकवास बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर दे और वहाँ पर उनके साथ चला जाए तो उनको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और अचीव करने को मिलेगा जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और वो था उस पूरे विलेज पर कब्जा करना। जिसके बाद अगले सीन में हमने डेरेक और टॉमी को देखा जो कि एक डंजन की ओर बढ़ रहे थे। टॉमी खुद को और डेरेक को डंजन के सामने पाकर कहता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो डेरेक बोला इज़न्ट इट ऑब्वियस, हम डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। तो टॉमी कहता है कि ये तो लेवल 25 का डंजन है, वो दोनों आखिर इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेरेक बताता है कि जिन सीक्रेट्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, तो अब उसको देखने की बारी आ गई है। दोनों डंजन के ओर पर हाथ रखते हैं और जब आइडेंटिफिकेशन होती है दोनों प्लेयर्स की तो उसमें डेरेक का लेवल 18 होता है। ये देखकर टॉमी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है कि मैं तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि तुम जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लेवल 18 का होगा। मगर अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर टॉमी ने यहाँ पर ये क्यों बोला कि आखिर वो डंजन को कैसे क्लियर करेंगे। तो जब तक टॉमी को ये बात पता नहीं थी कि डेरेक का लेवल 18 है, तो यहाँ पर एक रूल लागू होता है, जब भी रैंक्स में बहुत डिफरेंस होता है तो आप डंजन में इंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रेना ने जो टीम मंगाई थी सिल्वर टीम, तो उसमें सारे एक जैसे ही लेवल के होंगे, और फिर गोल्ड टीम के बारे में हमें रिचर्ड से पता चला। तो मतलब यहाँ पर तुम डंजन को तभी क्लियर करने के लिए अंदर जा सकते हो जब तुम लोगों का लेवल लगभग सेम हो। वॉइड बीस्ट को हराने के बाद टॉमी को लगा था कि डेरेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं था और यही डेरेक का सीक्रेट है। अब टॉमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो सारे लो क्लास डंजन को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ डेरेक टॉमी को बताता है कि उसने कब कहा कि इस डंजन में वो भी फाइट करेगा, वो तो बस देखेगा। टॉमी ये जानने के बाद कि वो एक ऐसी ट्रेनिंग को करने वाला है जिसमें उसकी जान जा सकती है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया। मगर डेरेक कहता है कि इतना भी बेरहम नहीं हूँ कि तुम्हें मरने दूंगा। अब डंजन में इंटर करने का ये टॉमी का पहला दिन था। आते ही उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तो डेरेक उससे कहता है कि आखिर डर किस बात का, वो उसको बहुत ही हाई क्लास डैगर दे चुका है और साथ में ब्रेंडी ने जो ये आर्मर बनाया है तो ये यहाँ के हर एक मॉन्स्टर की अटैक को झेल सकता है। और अगर वो उसकी बातों पर थोड़ा सा गौर दे रहा है तो उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डेरेक के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर वो फाइट लड़ते लड़ते बहुत घायल भी हो जाता है तो उसके पास रेजुएशन की स्किल है जिससे वो उसको हील कर सकता है और उसकी एबिलिटी भी अपग्रेड होने लगेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। डेरेक कहता है कि डंजन में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब जो ही उसने फाइट शुरू की तो वो हर एक मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा मार खा रहा था। टॉमी वीक तो नहीं है लेकिन उसको डर लग रहा है और वो मौत को छूकर टक से वापस आता था। आखिर में उसका हाथ ही टूट जाता है और अब वो डेरेक से पूछता है कि उसके ये बात कहने का क्या मतलब था कि इसमें उसको बड़ा मजा आएगा। तो डेरेक उसके हाथ को हील करके ये समझाता है कि वो मरने नहीं देगा उसको, तो वो इस फाइट को मजे से ले। और अब वो उसको उठने का कहता है क्योंकि जब तक वो डंजन को क्लियर नहीं करेंगे तो वो बाहर नहीं जा सकते और जो भी करना होगा तो वो टॉमी को करना होगा, ना कि डेरेक को। वो तो बस एक बाई स्टैंडर है। और टॉमी को मोटिवेशन देकर और साथ में शुभकामनाएं देकर कि वो उम्मीद करेगा कि वो मरेगा नहीं। तो ये सुनकर टॉमी अपने मन ही मन कहता है ये बंदा वाकई में संकी है। अब बाद में टॉमी को एक बीटल मॉन्स्टर दिखता है जिसके पीछे आकर टॉमी कहता है कि अब वो इसको मार डालेगा और ये कर सकता है। खुद पर भरोसा करके जब उसने अटैक करना चाहा तो वो उसको डॉज कर लेता है, जिससे टॉमी को अब लगने लगा था कि अब वो नहीं बचेगा। डेरेक भी इतनी नाकाम कोशिश को देखकर अपना माथा पकड़ लेता है और बीटल एक ही वार से वो टॉमी को पीछे फेंक देता है। मगर वो रुकता नहीं और दूसरा अटैक भी उस पर करता है, लेकिन इसको भी वो जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है और रोटेट करने के साथ साथ वो उस बीटल का पैर भी काट देता है, जो कि डेरेक देखकर अब थोड़ी सी उम्मीद उसे देखने को मिली थी कि वो कुछ न कुछ तो कर रहा है। बीटल एक पैर के बिना सीधा उस पर चार्ज करता है जिससे वो टॉमी को एक ही जगह पर पकड़ लेता है। अब टॉमी जोर लगाता है लेकिन वो उसके शिकंजे से खुद को नहीं बचा पा रहा और अब उसे ये रियलाइज होने लगा
लगा कि जो आर्मर ब्रैंडी ने बनाया है तो वो बहुत ही होल्ड अप कर रहा है, मतलब कि इतने खतरनाक अटैक्स को भी वो हैंडल कर रहा है, वो भी बड़ी आसानी से। और अब ब्रैंडी को थैंक्स कहता हुआ वो कहता है कि अब तो इस बीटल को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, और ये कहकर वो उसका सींग ही काट देता है, जिससे बीटल को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और दर्द के मारे वो चिल्लाता भी है। मगर उसकी मिजरी को खत्म करने के लिए टॉमी उसके सिर में अपना खंजर घुसेड़ता है, जिससे इस फाइट को आखिरकार टॉमी जीत लेता है। लेकिन फाइट के रिजल्ट में वो बहुत ज्यादा थक भी चुका था। डेरिक टॉमी के करीब आकर बोलता है कि ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। चलो अब तुम्हारी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हारी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस देखकर तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मेरी। और अब डेरिक टॉमी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगा कि पहली चीज तुमने गलत क्या करी, वो भी इस बैटल में। तो वो अपना सिर खुजाता हुआ कहता है, मैंने अपने हाथ को कुछ तेजी से घुमा दिया शायद। ये तो ये बताने से ज्यादा एक सवाल था। डेरिक बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो या फिर तुम मुझे बता रहे हो। तो टॉमी उससे कहता है कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही तेजी से अपना हाथ घुमाया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं बहुत सारे अटैक्स को लैंड नहीं कर पाया। तो डेरिक उससे कहता है कि नहीं, तुमने गलत बोला। गलती तुमने ये करी कि बीटल को बहुत ही कम आंका, और बीटल के साथ फाइट करने से पहले ही तुम बहुत ही गलत पोजीशन में थे। वो उसकी क्लास को उसे समझाता है कि तुम एक रोग क्लास के हो, तो तुम्हारे साथ स्टेल्थ एबिलिटी होनी चाहिए, है ना? तो उसको तुमने इस्तेमाल क्यों करा? तो जैसा कि टॉमी फेस बनाता है और वो बोलता है कि यूज क्यों नहीं करा, आखिर आप बोल क्या रहे हो? मगर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसका सिर दर्द करने लगता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, और उसको ये पता भी नहीं था कि उसके पास एक एबिलिटी भी है जिसको वो यूज कर सकता है। मतलब कि ये फाइट जो कि उसने लड़ी है तो अपने एबिलिटी के बगैर उसने लड़ी है, मतलब कि वो मरते मरते बचा है। और ये जानने के बाद कि उसके पास एबिलिटी है लेकिन वो भूल गया, तो वो डेरिक से कहता है, आई थिंक मैं उसके बारे में भूल गया। डेरिक बहुत शॉक हुआ और वो बोलते, क्या तुम अपने एबिलिटी को ही भूल गए? रुको रुको, दिस हैज टू बी अ जोक। तुम्हें ये पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ एक एबिलिटी होगी, राइट? तुमने क्लास खुद ही चूज करी और तुम्हें एबिलिटीज के बारे में भी नहीं पता। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तो ना चाहते हुए भी ये सच था। टॉमी का जवाब हाँ में होता है और वो कहता है, ठीक कहा। जिससे डेरिक कहता है कि ये तो बहुत ही होपलेस बच्चा है, ये आखिर इस दुनिया में जिंदा कैसे है? ये भी इसको पता नहीं कि इसके पास स्किल है जो कि इसने अपनी क्लास को चूज करा है। और वो कहता है कि विदाउट अ डाउट ये सबसे बड़ा बेवकूफ बच्चा है जिससे वो आज तक अपनी जिंदगी में मिला है। और वो चला एक बेवकूफ बच्चे को अपना एक कैंडिडेट समझने के लिए। सो या लेट्स रैप अप द वीडियो। यहाँ तक ही इसके चैप्टर थे। मैंने चैप्टर्स बाय किए थे तो अब कोई भी चैप्टर नहीं बचा, मगर फिक्र मत करो, कासाई की स्टोरी पर भी इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा, और फिर उसके बाद जो होगा वो बड़ा ही धमाकेदार होगा, क्योंकि या तो एब्सोल्यूट रिग्रेशन की वीडियो आएगी या तो प्लेयर हु कांट लेवल अप की। सो स्टे ट्यून्ड, कल ही 1 घंटे की वीडियो में लाऊंगा अगर चैप्टर इतने हुए तो। और आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। और व्लॉग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए मैं एक अलग से चैनल बना रहा हूं, तो जो भी इंटरेस्टेड है मेरे व्लॉग को देखने के लिए तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो अलविदा, टाटा, बाय बाय एंड खुदा हाफिज।